हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारा एक आज राज्य व्यवस्था का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और संविधान की जो प्रस्तावना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस बार जो यूपीएससी के एग्जाम में जो है लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। मैं आपको टारगेट करता जाऊंगा कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन से। ठीक है ना, और चूंकि प्रस्तावना एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है कि आपके जो संविधान है उसका आकलन किया जा सकता है कि इस संविधान की प्रकृति क्या है, आखिर इस संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर ये संविधान कैसे लागू हुआ। ठीक है ना, इसको शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं, ये सारी चीजें जो है आप सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ करके ही आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको जो है क्या है कि संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालकी वाले ने। ठीक है ना, N.A. पालकी वाले जो थे वो एक महान न्यायविद थे और संविधान के विशेषज्ञ थे। ठीक है ना, तो उन्होंने इसको एक परिचय पत्र कहा है संविधान का। यानी कि अगर पूरे संविधान को अगर आपको नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े पूरे संविधान को अगर आपको आकलन करना हो तो सिर्फ आप प्रस्तावना पढ़ करके या उद्देशिका पढ़ करके ही आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। सारा टर्म मैं आपको बताऊंगा, आप पेपर पेन लेके बैठिएगा, एक एक चीज आप नोट करते चलिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कहीं से भी आपको कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना है क्या, कैसे लिखा गया। ठीक है ना, देखिए क्या है, प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्महित करते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म दिए गए हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का बहुत बड़ा बृहद व्यापक अर्थ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो उन सारे शब्दों को हम क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करते चलेंगे, आखिर वो कैसे शब्द क्या है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि समाजवादी, ठीक है ना, ये एक शब्द ले लीजिएगा समाजवादी, और ये एक शब्द ले लीजिएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, और यहाँ पे एक है आपका अखंडता। ठीक है, एक है अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये प्रस्तावना में शब्द बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 42वें संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। और ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 का था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संविधान संशोधन में संविधान का कोई हिस्सा नहीं था जिसको छेड़ा ना गया। ठीक है ना, संविधान के लगभग हर हिस्से तक यहाँ पहुंचने का प्रयास किया गया, हर हिस्से में कुछ न कुछ बदलाव किए गए, जिसमें कि प्रस्तावना भी क्या था, आपका एक अंग था। और प्रस्तावना में जो बदलाव हुआ, प्रस्तावना में क्या हुआ कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये 3 शब्द को जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और प्रस्तावना जो है ना दोस्तों, ये गैर न्यायिक है। ठीक है ना, यानी कि आप जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं और न ही कोई विधायिका की शक्ति का स्रोत है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, न ही किसी विधायिका के शक्ति का स्रोत है, और ये क्या है, एक गैर न्यायिक है। ये आपके यूपीएससी का, ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन से आप जाकर देखिएगा, उसमें डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है ना, ये पढ़ करके आप तुरंत बता सकते हैं कि देखिए ये गैर न्यायिक है, यानी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, या फिर जो विधायिका हमारी है, जो संसद है, वो कहीं न कहीं से कोई भी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ये किसी भी विधायिका के शक्तियों का स्रोत नहीं है। इस चीज को जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा हम इसके शब्दों पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, शब्द क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, जो संविधान, हमारी जो संविधान है वो शक्ति कहां से प्राप्त करता है, वो लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है,
हमारा संविधान लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है और प्रकृति क्या है? तो जो हमारे संविधान की प्रकृति है वो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना, और लोकतांत्रिक है। ये उसकी प्रकृति है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की क्या है, उसकी एक प्रकृति है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है बच्चा, उसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना ही क्या है, इसका उद्देश्य है। और इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया बच्चा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपको जब आंसर राइटिंग करना होगा, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ही काम करेगा। चलिए आइए हम लोग इस पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं, जो उसके व्यापक अर्थ हो सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप पेपर पेन लेके बैठिएगा, सारी चीजें लिखते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, संप्रभुता का, ठीक है ना, संप्रभुता का, ठीक है। चलिए ये संप्रभुता आखिर है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि जो हम अपने देश में शासन कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, यानी हमें नियंत्रित करने के लिए हमें किसी और शक्ति का पालन नहीं करना पड़ता है। यानी जैसे कि हम क्या होते थे पहले, हमारे यहाँ जो अंग्रेज राज्य करते थे यहाँ पे, तो अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल यहाँ पे हुआ करते थे, तो वो किसके द्वारा नियंत्रित होते थे, तो वो ब्रिटेन के द्वारा, यानी कि किसी अन्य देश के द्वारा नियंत्रित होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, भारत संपूर्ण रूप से संप्रभु है। संप्रभु का मतलब किसी भी देश का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। कोई भी किसी देश की बात हम अपने कानून बना सकते हैं, उसे लागू भी कर सकते हैं और उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई देश हमें रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये बात अलग है कि हमने जो है लगभग क्या है कि 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, ठीक है ना, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की थी ना, सदस्यता क्या किया हमने, लिया था। लेकिन ये कहीं भी ये जो हमारा जो निर्णय था राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना, ये कहीं भी हमारे संप्रभुता को ठेस नहीं पहुंचाता है, कहीं भी हमारे संप्रभुता को इससे टच नहीं होता है या नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि कब, या जरा यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता प्राप्त की थी हमने, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, इसको भी आप पॉइंट एक एक मैं सारा चीज आपको जो भी बताऊंगा उसमें एक जरूर फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको आप नोट करते चलिएगा। यानी कि हमारा जो संप्रभुता का अर्थ ये हो गया कि हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर किसी अन्य देश का क्या है, शासन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोगों का शासन है, लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है ना। यानी किसी भी देश के डोमिनियन को हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हम अपना कानून बना सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं, लागू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई आपके संप्रभुता के अंदर। आइए देखते हैं दूसरा शब्द क्या है, ठीक है ना। बस शब्दों को आप समझ जाइएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हो आपका समाजवादी, ठीक है ना, समाज, ठीक है, वादी। देखिए समाजवादी क्या है, ठीक है, समाजवादी क्या है। क्योंकि हमारे जो नेहरू थे, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं झुकाव जो था वो समाजवाद की तरफ था, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो झुकाव था वो समाजवाद की तरफ था, और समाजवाद कहाँ में था, तो रूस की तरफ, क्योंकि रूस की तरफ उनका जो झुकाव था, तो रूस में जो व्यवस्थाएं थी वो समाजवाद की थी, ठीक है ना। लेकिन वहां की जो समाजवाद है हमारे यहाँ लागू करने के लिए थोड़ी कठिनाइयां थी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या किया गया, हमारे यहाँ इस समाजवाद को नहीं, यानी कि जो वहां पे रूस वगैरह या चीन वगैरह में आप देखेंगे ना, तो वहां पे साम्यवादी, ठीक है ना, साम्यवादी समाजवाद है, ठीक है ना, समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद है। लेकिन हमने क्या किया, साम्यवादी समाजवाद नहीं हमने अपनाया, हमने क्या अपनाया, हमने लोकतांत्रिक, ठीक है ना, लोकतांत्रिक, ठीक है ना, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है ना, समाजवाद अपनाया, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पे इन दोनों का अर्थ क्या होगा। साम्यवादी समाजवाद का अर्थ ये हुआ बच्चा कि सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र के हाथों में होंगी और पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो राज्य ही देखेगा, पूरी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक गण साम्राज्य के समाजवाद के अंदर क्या है बच्चा, कि जो शक्तियां हैं, जो अर्थव्यवस्था में जो भागीदारी की बात की जा रही है यहाँ पे, वो राज्य, ठीक है, और निजी क्षेत्र, राज्य और बच्चा क्या है, निजी क्षेत्र, दोनों ही क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में भूमिका को निभाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। क्या है बच्चा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था,
अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप जरा ध्यान से रखिएगा, हमारे यहाँ क्या है, निश्चित अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए ना जो समाजवाद का जो अर्थ है बच्चा हमारे यहाँ वो लोकतांत्रिक समाजवाद से है, न कि साम्यवादी समाजवाद से। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए आइए जरा देखते हैं हम अगला। ठीक है, अगला में क्या हो जाएगा हमारा, समाजवादी तो हो गया। अब देखते हैं जरा यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया था समाजवादी शब्द, इससे पहले जो मैंने समाजवादी शब्द बताया उसको मैंने आपको उससे पहले ही बताया कि वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और उसके बाद जो ये धर्मनिरपेक्ष है इसको भी क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन बच्चा, ठीक है ना, 42वें, ठीक है, संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ। धर्मनिरपेक्ष का बच्चा अर्थ होता है कि कोई राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, कोई राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यानी हमारे यहाँ सभी धर्म समान होंगे। ठीक है ना, सभी धर्मों का प्रचार आप कर सकते हैं, सभी धर्म को आप अपना सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको यहाँ पे प्राप्त होंगी और राज्य किसी धर्म विशेष को क्या होगा, वो अधिकृत नहीं करेगा या फिर उसको नहीं मानेगा। ठीक है ना, तो जरा एक बात देखिएगा, तो संविधान में जो ये प्रस्तावना में आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इस पे उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, ये कहीं भी दुराय नहीं है कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो ऐसे ही राज्य की कल्पना कर रहे थे। ठीक है ना, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की ही कल्पना कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि मूल अधिकार में अनुच्छेद, ठीक है ना, मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही उन्होंने क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, यानी कि जब क्या हुआ कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है जब प्रस्तावना में जोड़ा गया तो यहाँ पे न्यायालय में चुनौती दे दी गई। ठीक है ना, इस शब्द को। ठीक है, तो जब न्यायालय में चुनौती दिया तो उच्चतम न्यायालय ने भी इस पे टिप्पणी किया और कहा, उसने कहा कि ये कहीं भी दो राय नहीं है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो भी ऐसे ही राज्य की कल्पना करना चाहते थे। ठीक है ना, वो भी ऐसे ही राज्य की कल्पना कर रहे थे जो क्या हो, धर्मनिरपेक्ष हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 25 से 28 तक मूल अधिकार उन्होंने जोड़े जो कि धार्मिक स्वतंत्रता को आपको सुनिश्चित करता है। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 से 28, ये दो टर्म्स आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है ना, चलिए जब हम क्या करेंगे ना, इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब हम मूल अधिकार आएंगे तो मूल अधिकार में जो है आपको सारा अनुच्छेद मूल अधिकार के हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले शब्द के बारे में। अगला शब्द हमारा क्या है, लोकतांत्रिक। जरा ठीक है ना, लोकतांत्रिक शब्द के बारे में देखते हैं, लोकतांत्रिक। ठीक है, आइए जरा, ये जो लोकतांत्रिक शब्द है बच्चा, लोकतांत्रिक में क्या है कि देखिए हमारे यहाँ जो यहाँ पे शक्तियां प्राप्त होती हैं वो लोगों के द्वारा प्राप्त होती हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं संसद में जाकर के कानून बनाते हैं और कानून बनाने के पश्चात उसको लागू करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है बालक वो दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक ना, एक प्रत्यक्ष होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक ना, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो सारी शक्तियां हैं वो सीधे लोगों के हाथों में होती हैं। ठीक है ना, सीधे लोगों के हाथों में होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कि क्या है, जैसे में आपका आ जाएगा स्विट्जरलैंड, क्या आ जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पे लोगों की जो सत्ता है सीधे उन लोगों के हाथों में है। ठीक है ना, लेकिन अगर बात करेंगे अपने यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे जनता जो है अपने प्रतिनिधि चुनती है और उनको भेजती है, यानी कि न कि अपने जाकर के वहां पे। ठीक है ना, और जब अपने प्रतिनिधि को हम चुन लेते हैं, चुनने के बाद जब हम विधायिका में भेजते हैं तो क्या होता है, हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं हमारी तरफ से जा करके कानून बनाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं वहां पे। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि हम अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से शासन जनता नहीं करती हमारे यहाँ, वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं और वो जाके शासन करते हैं हमारे लिए। ठीक है ना, इसलिए हमारे यहाँ क्या है, भारत में, हमारे यहाँ भारत में क्या है बच्चा, ये है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र कितने प्रकार का हुआ, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और संविधान सभा में, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो राजनीतिक लोकतंत्र है बच्चा, वो संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि देखिए जो लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, राजनीतिक जो लोकतंत्र है, ठीक है ना, यहाँ पे भारत के अंदर जो राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक लोकतंत्र जो है आपका, लोकतंत्र जो है बच्चा, राजनीतिक लोकतंत्र तभी जो है प्रभावी, तभी स्थायी रह सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थायी रह सकता है जब इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र हो। ठीक है, जरा इस बात को समझिएगा, अंबेडकर जी ने क्या कह दिया था यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही छोटे शब्दों में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि बच्चा देखिए, हमारे भारत में राजनीतिक लोकतंत्र जो है तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसके मूल में क्या हो बच्चा, सामाजिक लोकतंत्र ना हो। अगर देखिए कोई भी नेता चुन के जाता है, अगर वो समाज के लिए कार्य नहीं करता है तो हमारे यहाँ लोकतंत्र अस्थायी नहीं रह सकता है। ठीक है ना, फिर वो तानाशाही हो जाएगा। ठीक है, और आखिर ये सामाजिक लोकतंत्र है क्या, जहां पे बच्चा समानता, स्वाधीनता और बंधुत्व ये तीनों एक जगह त्रयी के रूप में काम करे, तो तीनों मिल के काम करते हैं, वहां पे क्या होती है, वहां पे जो लागू सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है, और सामाजिक लोकतंत्र मूल है किसका, इस राजनीतिक लोकतंत्र का। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, यानी कि हमने ये भी समझ लिया कि जो लोकतांत्रिक है वो कितने प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष। ठीक है ना, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपका स्विट्जरलैंड का है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है भारत का है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जरा इसमें, अब देख लेते हैं जरा आगे कौन सा शब्द है इसमें। ठीक है, जो भी शब्द है उसमें थोड़ा सा जो व्यापकता है उसके बारे में एक एक करके आपको समझाता चल रहा हूं। ठीक है, आइए अब अगला शब्द है यहाँ पे आपका गणराज्य। ठीक है ना, गणराज्य। जब देखिए ये गणराज्य आखिर क्या है। ठीक है ना, गणराज्य का मतलब होता है स्वतंत्र देश। ठीक है ना, देखिए जो क्या है ना, जो भी देश होते हैं उस पर दो प्रकार से शासन होता है। ठीक है ना, देश के ऊपर क्या होता है बच्चा, दो प्रकार से शासन होता है। एक होता है राजशाही होता है। ठीक है ना, और एक होता है गणराज्य। ठीक है ना, गणराज्य। राजशाही गणराज्य में क्या होता है कि देखिए, राजशाही में बच्चा ये होता है ना, राजशाही में राजा क्या होता है, राजा प्रमुख होता है। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है, राजा प्रमुख होता है। लेकिन गणराज्य व्यवस्था में क्या होता है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चा, वो प्रमुख होते हैं। जैसे कि आपका राष्ट्रपति हो गया। ठीक है ना, राष्ट्रपति ये क्या हो जाएंगे, आपकी ये प्रमुख हो जाएंगे। वो किस प्रकार के प्रमुख हो जाएंगे, तो संवैधानिक प्रमुख। ठीक है ना, यानी कि हमारे यहाँ क्या है, देखिए जो भी गणराज्य होते हैं, जैसे जो भी कोई देश होता है, या तो वो क्या होता है, राजशाही होता है, या वो गणराज्य होता है। ठीक है ना, अगर राजशाही है तो वो राजा के हाथ में होता है, जैसे कि इंग्लैंड। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या है, इंग्लैंड दे सकते हैं। और गणराज्य के हिसाब से आप दे सकते हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका या भारत, ये सब क्या हो जाएंगे, गणराज्य हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे राजशाही व्यवस्था का, तो ये राजशाही व्यवस्था कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। ठीक है ना बच्चा, ब्रिटेन में है। बात समझ में आई, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो ये लोकतंत्र जो आपका गणराज्य है ये भी आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए जरा हम बात करते हैं अगला बात है बच्चा और न्याय। ठीक है ना, न्याय के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने न्याय के बारे में चर्चा नहीं किया था। ठीक है, न्याय तो किस प्रकार का न्याय, ठीक है, तो किस प्रकार का न्याय होना चाहिए हमारे यहाँ जो संविधान में न्याय दिया गया है, सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और, ठीक है, और क्या हो जाएगा, राजनीतिक। ठीक है बच्चा, सामाजिक आर्थिक और यहाँ हो जाएगा आपका राजनीतिक। ठीक है, ये तीन प्रकार के न्याय जो हैं आपको सुनिश्चित कराए गए हैं। ठीक है ना, यानी सामाजिक का मतलब ये हुआ, समाज में रहने के लिए जो समाज की सारी सुविधाएं हैं उन सबको प्राप्त करने के लिए आपको जो न्याय दिया गया है यहाँ पे वो सामाजिक न्याय हो जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि सारे विभाग में जो अगर कोई भी अर्थव्यवस्था चीज है, यानी कि आपको कमाने की, आपको किसी भी नियोजन में अवसर की समानता आपको मिलेगी, जो अनुच्छेद आपका 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में क्या होता है, आपको समानता मिलेगी। तो उसमें भी क्या है, आर्थिक न्याय की बात होती है। अब ऐसा आर्थिक न्याय में ऐसा नहीं है कि बच्चा, जैसे मान लीजिए कि एक पुरुष है और एक स्त्री है। ठीक है ना, पुरुष को जो है स्त्री की तुलना में ज्यादा क्या होता है कि धन मिलता है। ठीक है, सेम काम के लिए पुरुष जो है ज्यादा सैलरी लेता है और वहीं महिला जो है कम सैलरी लेती है, तो वहां पे ये आर्थिक न्याय हो ही नहीं पाया। ठीक है ना, आर्थिक न्याय कब होता, जब एक ही काम के लिए दोनों को जो है समान जो है यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, समान सैलरी दिया जाए, जो कि आपके नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद जो है बच्चा वो 39 में भी कहा गया है कि समान राज्य यह सुनिश्चित करे कि समान काम के लिए स्त्री या पुरुष को दोनों को समान वेतन दिया जाए। ये नीति निर्देशक तत्वों में इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 39 में। ठीक है ना,
एक एक करके आप यहाँ पे याद करते चलिएगा। न्याय हो गया, और राजनीतिक न्याय का मतलब ये हो गया कि किसी भी दफ्तरों में, राजनीतिक दफ्तरों में, या फिर वो क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये सारी चीजें जो है आपको राजनीतिक न्याय जो है उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे न्याय की भी व्याख्या हमने कर दिया। अब आते हैं जरा अगले शब्द के बारे में, ठीक है। अगला शब्द हम ले लेते हैं स्वतंत्रता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चा, स्वतंत्रता, ठीक है। तो स्वतंत्रता अगर हम लेते हैं तो व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके किसी भी कार्य में बाधा ना डालना, ठीक है ना, यानी उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना, जो भी कार्य वो कर सकता है। लेकिन यहां पर भी आपको जो स्वतंत्रता दी गई है वो कुछ कंडीशन में आपको दी गई है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमको स्वतंत्रता मिल गया तो किसी का मूड़ी काटते चलें, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है जिससे कि आप किसी समाज में सामाजिक व्यवस्था को या फिर भारत की संप्रभुता या अखंडता को यहाँ पे टारगेट कर सके। इसलिए आपको जो है स्वतंत्रता जो है सीमित मिली है। सीमित का मतलब ये हुआ कुछ शर्तों के साथ मिली है कि भैया आप ये चीज नहीं कर सकते, आप अपराध नहीं कर सकते। अगर आप अपराध करने की आपको स्वतंत्रता नहीं है, अगर आप अपराध करेंगे तो आपको आईपीसी के धारा के तहत जो है आपको सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो वहां पे आपको ये प्रावधान दिए गए हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यक्ति के कोई भी कर्म, ठीक है ना, कोई भी अच्छे कर्म, जैसे कि अच्छे कर्म का मतलब ये होता है कि वो मर्डर वर्डर ना कर रहा हो, किसी भी घूमने आने जाने सबके लिए क्या है आपको यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त है। ये सारा मैं आपको जो है मूल अधिकार जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक अनुच्छेद 19 है, ठीक है। अनुच्छेद क्या है बच्चा, अनुच्छेद 19 है, ठीक है। उसमें भी आपको स्वतंत्रता की बात बहुत अच्छी तरह से की गई है। बाकी स्वतंत्रता तो 18 के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। 19, 20, 21, 22, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं, स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्रता के बाद बात करते हैं समता की, ठीक है ना। आखिर समता क्या होती है, ठीक है। चलिए समता के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो समता जो है एक प्रकार का एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही क्या है, समान है, ठीक है ना। समता जो है सभी लोगों के लिए समान व्यवहार करता है। और समता के लिए बच्चा एक बात बता दूं कि अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है समता की बात की गई है, ठीक है ना। यानी कि समता का मतलब ये हुआ समान व्यवहार करना, ठीक है ना। समान व्यवहार का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 14 कहता है बच्चा, अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष क्या होगी, समता। विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी हो, ऊंच नीच, ठीक है ना, वो सब क्या होंगे। अनुच्छेद 14 के तहत क्या है, समानता, यानी कि कानून के सामने जो है उनको समान अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 15 में। 15 की बात ये की गई है कि जन्म, मूल, धर्म, लिंग या इन सब जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ विभेद नहीं होगा। यानी कि हम जो है उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं तो तुम बिहार में जन्मे हो, ठीक है ना। जन्म स्थान का फर्क हुआ ना, तो क्या इनके दोनों के साथ यहाँ पे समानता करनी चाहिए या विभेद करना चाहिए, तो यहाँ पे समानता होगी, ठीक है। इसको निषेध किया गया है। या फिर ये कहा गया लिंग के आधार पे, ठीक है, यानी कि अगर कोई स्त्रीलिंग है या कोई पुरुष है, ठीक है, या स्त्री पुरुष में अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं, तो भी क्या है, वो आपका अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जन्म, लिंग, जाति, धर्म, यानी कि कुछ भी आधार पे जो है आपको यहाँ पे अनुच्छेद 15 जो है निषेध करता है, ठीक है ना। तो आपको विभेद करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी और जाति के हैं, हम किसी और जाति के हैं, ठीक है ना, तो इनमें अगर क्या हो जाए, आपको राज्य जो है विभेद करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पे इस अधिकार को निषेधित किया गया है अनुच्छेद 15 के अंदर, ठीक है। फिल्म भी आई थी आर्टिकल 15, ठीक है ना। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है बच्चा, जिसमें कि क्या होगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है सरकारी भर्ती जो भी चीजें आती हैं उसको क्या होगा, वहां पे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अधिकार होगा। लोक नियोजन की जो भी विषय होंगे सारे लोगों का उस पर अधिकार होगा, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 16 कहता है, यानी कि सबकी समानता होगी। ये नहीं किसी एक विशेष वर्ग के लिए हम नौकरियां निकालें और एक वर्ग के लिए न निकालें, तो ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चा आती है यहाँ पे 17, ठीक है। 17 में कहा गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत मतलब ये हुआ छुआछूत का अंत, ठीक है ना। मतलब कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग किसी विशेष धर्म के लोगों के हाथों से छुआ हुआ चीजें नहीं खाते थे या नहीं पीते थे, उस चीज को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर, ठीक है ना। और अनुच्छेद 18 कहता है कि विद्या और सैन्य जो सेना के क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आप किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकते हैं। जैसे पहले राजाधिराज,
मतलब कि महाराजा, ये सब करके उपाधियां थी ना, वो आप अब ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ भी आपको समानता मिली है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 225 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या इसके आधार पे जो है निर्वाचन सूची में शामिल होने से अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 326 कहता है बच्चा, अनुच्छेद 326 भी समानता की बात करता है। ये कहता है कि सभी वयस्क को, ठीक है ना, वयस्क मताधिकार लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वोट देने का समान अधिकार होगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे समानता का सुनिश्चित की जा रही है। और अनुच्छेद 39 जो कि अभी मैंने आपको बताया नीति निर्देशक तत्व है, ये भी कहीं न कहीं समानता की बात करता है। ये कहता है बच्चा कि समान काम के लिए औरत हो या पुरुष हो उसको समान वेतन दिया जाए, ये भी समानता की कहीं न कहीं बात करता है। ये सारे अनुच्छेद जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो समता के ऊपर, तो आप इसको लिख सकते हैं यूपीएससी या पीसीएस के अंदर, ठीक है ना। आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं बच्चा एक छोटा सा टॉपिक है बंधुत्व का, ठीक है ना। बंधुत्व का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी लोग हैं सभी जो है आपसी भाईचारे को बनाए रखें, ठीक है ना। बंधुत्व बहुत बड़ा शब्द नहीं है बच्चा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं वो सभी क्या करें कि आपसी भाईचारा बना के रखें। और हमारे यहाँ भारत में विविधताएं इतनी बड़ी हैं कि अगर हमारे अंदर ये बंधुत्व नहीं रहेगा, भाईचारे की भावना नहीं रहेगी, तो शायद ही हम इस बड़े देश में इसमें और जहाँ की बहुत सारी विभिन्नताएं हैं उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थे प्रस्तावना की वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसके थोड़ा सा जो एमसीक्यू है उसको आप सॉल्व करिएगा, बहुविकल्पी सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।